पहले हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे, बाद में हम ये कर्व कैसे हेल्प होता है वो समझ लेंगे, बाद में कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। के लिए अभी हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो पहले एग्जाम्पल है आपको क्या लगता है कि लोगों का हाइट कैसे रहता है? ओके, अगर आप ये थिंक किए तो आपको दिमाग में क्या आ जाता है? क्या कैलकुलेशन चलता है? ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल है। तो दूसरे एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो बच्चों का क्लास परफॉर्मेंस कैसे रहता है? ओके, तो जब आप हाइट ऑफ द पर्सन देखेंगे और बच्चों का क्लास परफॉर्मेंस देखेंगे, यूजुअली हमारे एक दिमाग में एक कैलकुलेशन चालू हो जाता है, राइट? हाइट ऑफ द पर्सन अगर हम समझते हैं, तो यूजुअली कैसे होता है कि छोटे अ, छोटे हाइट वाले लोग बहुत कम होते हैं, राइट? तो इधर आप देख सकते हैं, छोटे हाइट वाले लोग कम हैं, ओके? जैसे-जैसे हाइट थोड़ा-सा एवरेज हाइट में आ जाएगा, वो वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, ओके? एवरेज हाइट के लोग ज़्यादा रहते हैं और बाद में ज़्यादा हाइट वाले, बड़े हाइट वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो कितने लोग छोटे हैं, कितने लोग ऑन एन एवरेज हाइट वाले हैं और कितने लोग ज़्यादा हाइट वाले हैं। और अगर आप इधर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये ऐसे दिखता है। ये देखो ऐसे दिखता है। ओके, ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल के बारे में सोचते हैं तो सेकंड एग्जांपल में कैसे हैं क्लास परफॉर्मेंस, राइट? क्लास परफॉर्मेंस आपको कैसे लगता है? एवरेज परफॉर्म करने वाले बच्चे, देखो इधर एवरेज का परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, राइट? एंड पुअर परफॉर्मेंस और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस करने वाले बच्चे कम रहते हैं और एक्सेलेंट परफॉर्म करने वाले बच्चे जा वो भी कम रहते हैं। बोले तो एवरेज परफॉर्मेंस करने वालों का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और बिलो द एक्सपेक्टेशन और बिलो एवरेज वाले कम होते हैं, अबो एवरेज वाले वो भी कम होता है। ओके, इसको और अच्छे से समझने के लिए ये देखेंगे हम इधर। Okay. So there is a expectation, right? The student has to perform in a particular way, like they have to score more than 40 and usually less than 70 like that. So अगर ऐसे सोचते हैं तो जो लोग एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं वो यूजुअली ज्यादा होते हैं। ओके, बिलो द एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम हो जाता है और वेरी पुअर परफॉर्मेंस और द अंडर परफॉर्मेंस वो लोग बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही अबोव द एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा कम हो जाता है, बाद में एक्सीलेंट परफॉर्म करने वाले बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये दोनों बेस्ट एग्ज़ाम्पल थे वो कर्व समझने के लिए। इधर ही आपको दिखाया गया है कि कर्व का नाम है बेल कर्व, ओके? तो और भी अच्छे से इसके बारे में हम जानकारी लेंगे तो थोड़ी देर के बाद। फाइन, अभी ये ऐसे वाले कर्व हमारे को इमरजेंसी के टाइम पे कैसे हेल्प होता है? अभी रिसेंट इमरजेंसी बोले तो हमारे को कोविड का याद आता है। चलो हम कोविड के बारे में ही समझते हैं। ये देखो हमारे को कोविड में एक इंस्ट्रक्शन था कि लाइक लॉकडाउन है तो हमको घर में रहना था, राइट? तो सभी बहुत सारे लोगों को लगा कि ये गलत डिसीजन है, ऐसे नहीं लेना चाहिए था, बहुत कुछ, ओके? तो बट इधर देखिए हम घर में रहने से क्या फ़ायदा हुआ? तो वो हमको समझना है वो एक कर्व के ज़रिए हम समझने के लिए ट्राई करेंगे। देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अ, लॉकडाउन में घर में नहीं बैठते, तो आपका यूजुअल कोविड केसेस कैसे होते हैं? ऐसे हो जाते हैं, ओके? मीन्स कोविड केसेस बहुत जल्दी से ऊपर जाता था, ओके? और उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, तो वो कोविड केसेस पीक अटेन करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लगा, राइट? तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इधर ही पीक हो जाता, तो इसको कम टाइम में पीक हो जाता था। लॉकडाउन लगाने के बाद जब पीक होने का जो टाइम था, इधर तक गया। मीन्स आपको इधर से इधर तक का टाइम मिला। हाँ, क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि ये टाइम क्यों ज़रूरी था? बिकॉज़ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम कोविड को कम्बैट करने के सिचुएशन में नहीं था, करेक्ट? कोविड को हैंडल करने के सिचुएशन में नहीं था हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, तो उसके लिए हमारे को थोड़ा-सा वक़्त का ज़रूरी था। तो ए बेल कर्व
लॉकडाउन करने से ना ऐसे बेंड हो जाता है। तो ये बेल कर्व चेंज होने से हम मीन्स बेल कर्व चेंज इसलिए हो रहा है कि हम लॉकडाउन कर लिए तो केसेस ज्यादा फास्ट नहीं बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे इधर से इधर शिफ्ट होने का जो टाइम मिला था, तो ये टाइम में हम हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ा लिया और वैक्सीन जनरेट करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिला हमारे को। सो ये बेस्ट एडवांटेज है। तो ये कर्व को हम कैसे कैसे इमरजेंसी केसेस के लिए यूज किया जा सकता है। फाइन। तो अभी और एक हम समझने का ट्राई करेंगे इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, और अदर देन इमरजेंसी हमारे को और कुछ कैसे ये कर्व को लेना है, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फाइन। तो कंक्लूजन के लिए मैं जा रहा हूँ। ओके। फर्स्ट, मैं कंक्लूजन जाने के पहले ये कर्व क्या है बताना चाहता हूँ। इट इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोला जाता है, और इसको बेल कर्व भी बोला जाता है। बेल क्यों? बिकॉज ये बेल के जैसे दिखता है। ओके। और ये कर्व का स्पेशलिटी ये है कि ये मीन वैल्यू पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन रखेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है मीन वैल्यू के पास। राइट। ये देखिए मीन वैल्यू के पास अराउंड 68% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और और एक स्पेशलिटी क्या है, ये मीन वैल्यू से दोनों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सिमेट्रिकल कर्व होता है। देखिए इधर जैसे है वैसे ही इधर भी है। ओके। तो ये कर्व के स्पेशलिटी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। मीन के पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, और ये मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसको हम नॉर्मल कर्व बोलेंगे, नहीं तो गॉसियन कर्व बोलते हैं, और एल्स इसको इसको हम बेल कर्व भी बोलते हैं। चले, ठीक है। अभी हम इसका एक कंक्लूजन के लिए जाएंगे। फाइन। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये कर्व में आप कहाँ रहना चाहते हैं? देखते, प्लीज थिंक ऑन इट। आप एक बार सोचिए, ये कर्व में आप कहाँ पे रहना चाहते हैं? हाँ, इसका आंसर सिंपल है। ये हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। ओके। कौन सा सिचुएशन है, वो सिचुएशन के ऊपर हम हमारे कर्व में हम इधर रहना चाहते हैं, क्या इधर रहना चाहते हैं, क्या इधर रहना चाहते हैं, ये हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। चलो मानते हैं, हम 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं इधर। वो तीनों एग्जांपल्स के लिए हम कौन से कर्व के कौन सी जगह पे रहना चाहते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। चलो, पहले एग्जांपल है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। ओके। एग्जाम में बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं, तो हम कभी भी कहाँ रहना चाहते हैं? यहाँ पे। क्यों? क्यों बोले तो वी विश टू हैव ऑलवेज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। हम कभी भी एक्सेलेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। इसलिए एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हम कभी भी इधर रहने के लिए सोचते हैं, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के कर्व के तरफ। बोले तो मोर देन 80%, 80% से ज्यादा मार्क्स चाहिए बोल के। ओके। अगर हम कुछ दूसरा सिनेरियो लेते हैं। ओके। देखो, पर्सन विथ नॉर्मल हेल्थ कंडीशन। ओके। नॉर्मल हेल्थ कंडीशन बोले तो क्या, ये बीपी शुगर वाले लोग रहते हैं ना, तो उनका कंसर्न क्या होता है? उनका कंसर्न ये होता है कि वो सेंटर में रहे और मिडल में रहे। इसका मीनिंग क्या है? वो उनके बीपी और शुगर जो भी है कंट्रोल रहे। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी होना चाहिए। राइट। आप शुगर लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए और शुगर लेवल कम भी नहीं होना चाहिए। बीपी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बीपी कम भी नहीं होना चाहिए। तो उनके परसेप्शन क्या होता है, ये कर्व में वो सेंटर में रहना चाहते हैं, और मीन के तरफ, मीन के आसपास में रहना चाहते हैं। ओके। ये सेकेंड एग्जांपल हुआ। अगर हम थर्ड कंडीशन और सिचुएशन अगर हम देखते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, T20 मैच। T20 मैच में इकोनॉमी एक कंसर्न है। इकोनॉमी एक पैरामीटर है, मेजर करते हैं हम रन इकोनॉमी कितना है। तो एक एक ओवर में कितने कम रन दिया जाता है, ये वेरी बॉलर का कंसर्न होता है कि वो एक ओवर में बहुत कम रन दे। ओके। तो ऐसे वाले केस में अगर
ये एक्सिस रन का हुआ, अगर ये एक्सिस रन का हुआ, सॉरी, तब एक सेकेंड, ये एक्सिस में रन इकोनॉमी, सभी बॉलर का कंसर्न होता है कि इकोनॉमी कम होना चाहिए, राइट? बोले तो नंबर ऑफ रन्स पर ओवर, एक ओवर में कम रन जाना चाहिए, ओके, ज्यादा रन नहीं देना चाहते हैं। सो ये हमारे थर्ड एग्जाम्पल हुआ। बोले तो फर्स्ट एग्जाम्पल में लोग कभी भी इधर रहना चाहते हैं, एक्सलेंट परफॉर्मेंस चाहिए, और सेकंड एग्जाम्पल में लोग कभी भी हेल्थ कंडीशन नॉर्मल रखना चाहते हैं। थर्ड केस के लिए कभी भी बॉलर उसका इकोनॉमी कम रखना चाहते हैं। सो दीजा ये तीन बेस्ट एग्जाम्पल्स हुआ कि आप ये नॉर्मल कर्व को कैसे देखना चाहते हैं। तो ये हमारे कंडीशन और सिनेरियो के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे एज ए कंक्लूजन देना चाहता हूँ। ये एक कंक्लूजन हुआ कि हम कहाँ पे रहना चाहते हैं वो कर्व के अंदर। अभी सेकंड इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, एक्चुअली हमारे देश यंगेस्ट देश है ना वर्ल्ड में, तो उसके हिसाब से मेरे को एक वेरी इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि ये कर्व हम कैसे स्वीकार करना चाहिए। ये देखिए, ये कर्व में यहाँ पे कैपेसिटी लिखा गया है और यहाँ पे एज लिखा गया है, ओके। कैपेसिटी, आप दो कैपेसिटी थिंक कर सकते हैं। एक लर्निंग कैपेसिटी, हमारे लर्निंग कैपेसिटी क्या है, और दूसरा हमारे काम करने का क्षमता और काम करने का कैपेसिटी, ओके। लर्निंग कैपेसिटी, सीखने का कैपेसिटी कैसे है, काम करने का कैपेसिटी है। तो ये दोनों कभी भी हमारे हमारे एज के हमारे एज के यूजुअली हाई स्कूल से ज्यादातर चालू हो जाता है, राइट? लर्निंग कैपेसिटी और काम करने का क्षमता, ये दोनों दोनों कैपेसिटी, वर्क काम करने का कैपेसिटी एंड लर्निंग कैपेसिटी कभी भी यूजुअली हाई स्कूल ऑन एन अराउंड 14, ओके, 6 + 3 7 मीन्स अराउंड 13-14 ईयर से चालू हो जाता है, और ये मैग इंक्रीज होते रहेगा, और कब तक रहेगा, यूजुअली 35 टू 40 ईयर्स तक, राइट? तो अराउंड 14 से 40 के आसपास, राइट, उस टाइम पे हमारे को लर्निंग कैपेसिटी एंड काम करने का क्षमता, ये दोनों अच्छा रहता है। तो हमारे देश एक यंगेस्ट कंट्री होने के नाते मेरा एक बड़ा कंसर्न ये है कि ये टाइम हम बहुत अच्छे से यूज किया करके देश के लिए कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ओके। सो प्लीज consider this very important curve, and this line is very important for everyone's life. Like we have, हमारे पास एक कैपेसिटी मीन्स काम करने का कैपेसिटी और कुछ सीखने का कैपेसिटी यूजुअली 14 साल से 40 साल के आसपास जाता है। तो ये टाइम हम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा इम्पोर्टेंट कंसर्न है। सो आज के स्पेशल कर के बारे में अभी इतने ही, और कुछ नए वीडियो के साथ हम और फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।